नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक एमए पॉलिटिकल साइंस या फिर यूजीसी नेट या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगी कि क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ 1946 से 1949 के बीच लिखा गया है। सो द आंसर इज नो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं बना। इसके पीछे लगभग 200 साल का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और 100 साल का फ्रीडम इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा है। इस टॉपिक को समझने के लिए दो कीवर्ड्स याद रखिएगा। सबसे पहला कॉलोनियल हेरिटेज। कॉलोनियल हेरिटेज मतलब ब्रिटिश ने जो इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस सिस्टम इंडिया में डेवलप किया वो, और नेशनल मूवमेंट कंट्रीब्यूशन मतलब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ जो हमें दिए। चलो एक सिंपल सी एनालॉजी समझो। ये सोचो कि अगर आप एक नया घर बना रहे हो तो कभी कभी आप पुराने घर से भी तो पुराने घर का हिस्सा भी तो वहाँ लेकर जाते हो ना। बस डिज़ाइन डेकोरेशन ये अपनी पसंद की नहीं होती है। वैसे ही इंडिया ने ब्रिटिश सिस्टम से कुछ यूज़फुल चीज़ें ले रख ली, लेकिन उन्हें अपने डेमोक्रेटिक और इंडियन वैल्यूज़ के हिसाब से बदल दिया। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यूटी विथ चेंज कहा जाता है। अब ब्रिटिशर्स से हमें पार्लियामेंट का मॉडल मिला, सिविल सर्विसेज और जुडिशरी का फ्रेमवर्क मिला, लेकिन जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसने हमें फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे आइडियाज़ दिए। अब देखो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है, वो ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ब्रिटिश एक्ट का कॉपी है। लोगों को लगता है कि एक ब्रिटिश एक्ट आया और उसी का कॉपी बना लिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ने दुनिया के हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया है और फिर उसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करके यूज़ लिया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है वो कॉलोनियल हेरिटेज और नेशनल मूवमेंट से बना है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का जो फीचर था वो हमने लिया, इंडियन डेमोक्रेटिक आइडियल्स लिए हमने। ठीक है, इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यूटी विथ चेंज भी कहा जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कॉलोनियल हेरिटेज को डिटेल्ड वे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया ट्रेड के लिए आई थी, ठीक है, ये हमें पता है ना, हमने स्टोरीज समझी है ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटिश, वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। बड़ा ही क्लेवर निकला। पहले तो वो ट्रेड करने के लिए आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। जैसे जैसे टेरिटरी बढ़ती गई उनकी, वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलग अलग एक्ट्स पास करे। क्या करा? ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये याद रखना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलग अलग एक्ट्स लेकर आए। बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये पहली बार कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी जो कंपनी थी उसके द्वारा। इसने गवर्नर जनरल का ऑफिस जो था वो स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1984 में ये आया था। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के
ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली अब जो मेन कंट्रोल था वो किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। कंपनी से भी ऊपर कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये समझ आया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। अब उसके बाद आए चार्टर एक्ट्स। इन्होंने कंपनी को ग्रेजुअली कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल दिया। इन चार्टर एक्ट्स ने कंपनी को जो कमर्शियल बॉडी हुआ करती थी उसको अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर 1957 की रिवॉल्ट के बाद सब कुछ ही बहुत चेंज हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया। इसके थ्रू कंपनी रूल जो था अब ख़त्म हो गया। मतलब जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इसमें क्या आया कि ये जो कंपनी का रूल है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब जो इंडिया है उस पर डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल, मतलब इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। पहले कंपनी रूल करती थी ना, वो ख़त्म हो गया। ब्रिटिश का मेन ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेसी नहीं था। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था डेमोक्रेसी। उनका पर्पस था एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलोनियल कंट्रोल, ठीक है। लेकिन इसी प्रोसेस में इंडिया में मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल और लीगल सिस्टम भी डेवलप हो गया। तो जब ये सिस्टम डेवलप हुए, जुडिशरी का, लीगल सिस्टम का, ब्यूरोक्रेसी का, ये सब इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप हुए, ये ही इंस्टीट्यूशंस आगे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके लिए बेस बने। तो समझ आई कॉलोनियल लेगेसी कैसे समझ आई कि ये अब हम उन एक्ट्स की बात करेंगे जिन्होंने डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया। तो ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक्ट्स मतलब प्रिसाइज वे में समझोगे तो भी चलेगा, बट ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स एंड देयर लेगेसी। तो देखो, सबसे पहले आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट ने बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, उसमें इंडियंस को नॉमिनेट करना स्टार्ट किया था। इस एक्ट ने पर्टिकुलरली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने, इसके अंदर क्या आया था कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो इंडियंस होते हैं वो भी नॉमिनेट होंगे, ठीक है। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसने डिस्कशन पावर्स बढ़ाई थी। इस एक्ट ने डिस्कशन पावर्स बढ़ाई थी। उसके बाद हमारा आता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल्ड वे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम प्रिसाइज वे में पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वे में देख रहे हैं कि मेनली इसके अंदर एक्ट्स में क्या आए थे, वरना इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेक्चर भी हम लोग बनाएंगे। तो इस एक्ट ने पहली बार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 एक्ट ने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किए। ये बाद में जाके हमारे यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स का मेजर रीज़न बना। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, ये बाद में जाके कम्युनल पॉलिटिक्स का मेजर रीज़न बना। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसने बेसिकली, इस एक्ट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने क्या करा, प्रोविंसेस में, जो प्रोविंसेस होती थी उसमें डायरकी इंट्रोड्यूस करी। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। डायरकी इंट्रोड्यूस करी इस एक्ट ने। चलो, इसका मतलब क्या होता है? तो डायरकी का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट है जो दो पार्ट्स में डिवाइड
करता है, एक तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्या है? डायरकी का मतलब था सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना। जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करना, एक तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और एक होते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। बट ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, फिर आता है हमारा बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी इम्पॉर्टेंट एक्ट। इसको भी हम एक पर्टिकुलर लेक्चर में डिटेल्ड वे में समझेंगे। अभी प्रिसाइज वे में समझ लेते हैं कि क्या था इस एक्ट में। तो इस एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी हमें। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। फेडरल फीचर्स इसने प्रपोज किए थे, फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था इस एक्ट के तहत, और पब्लिक सर्विस कमीशंस को स्ट्रेंथन किया गया था। अब इसीलिए इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। मतलब क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और आप हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि इस एक्ट ने क्या क्या दिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लूप्रिंट कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से एक्ट को, सॉरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। अब देखो, लेकिन याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 1935 एक्ट को कॉपी नहीं किया था। ठीक है, जैसा हमने पहले कहा था कि हमने किसी भी एक्ट को कॉपी नहीं करा है, हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई करा है उसको। तो हमने इसको कॉपी नहीं करा, सिर्फ यूज़फुल जो प्रोविजंस थे हमने उसे अडॉप्ट किया, और उन्हें, वो जो अडॉप्ट करे हमने यूज़फुल प्रोविजंस, उन्हें अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से मॉडिफाई किया। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 क्विक रिवीजन और हम एक बार एक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 और 1935। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट आया। 1919 में डायरकी आया, इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जो ये सक्सेसफुल नहीं रहा था एक्सपेरिमेंट। और 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल फ्रेमवर्क, बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर आया, फेडरल कोर्ट आया, और जो पब्लिक सर्विस कमीशंस थे उनको स्ट्रेंथन किया गया। अब देखो, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली ये यूजीसी नेट, ये वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स जो हमने अभी देखे और कॉन्स्टिट्यूशन पर उसका इन्फ्लुएंस, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स, जो ब्रिटिश कॉलोनियल्स थे वो रूलर्स थे, तो फिर हमने उनके इंस्टीट्यूशंस क्यों अडॉप्ट किए? तो सिंपल आंसर है, हर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन बुरा नहीं था। ठीक है, बेसिकली देखो इसका मतलब क्या था, इस जो मेरी लाइन थी इसका मतलब क्या था, अगर नहीं समझ आया हो तो, कि हम ये मानते हैं ना कि देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये तो कॉलोनियल रूलर्स थे, इन्होंने हमारी इंडिया को बहुत ही एक्सप्लॉइट करा है एंड ऑल। तो फिर क्वेश्चन पुटअप होता है, तो फिर तुमने क्यों माना भाई, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को क्यों माना तुमने? ठीक है, क्यों अडॉप्ट किया? तो इसका सिंपल आंसर ये होता है कि देखो हर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो था वो बुरा नहीं था। जो इंस्टीट्यूशंस एफिशिएंट और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए यूज़फुल थे, उन्हें हमने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, उसे रिटेन किया। तो सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशन से अडॉप्ट किया। इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट किया, जहाँ पे जो पार्लियामेंट सिस्टम था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे इंडिया में भी तो यही होता है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला जो ब्रिटिश मॉडल था ये अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम का। दूसरा, हमने रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया। क्या मतलब है बॉस इसका? देखो,
रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि लॉ जो है सबके लिए इक्वल है, चाहे आम आदमी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे तुम कोई भी हो, जो लॉज है ना वो सबके लिए इक्वल होंगे। तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया उनसे। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बेसिकली कोर्ट्स को गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रखा गया था। जुडिशरी को, कोर्ट्स को, जो थे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रखा गया, ठीक है, ताकि जो सिटीजन्स है इनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। देखो एक सिविल सर्विसेज भी हमने ना अडॉप्ट किया है, रिटेन किया है, क्योंकि एक लार्ज कंट्री, इंडिया जैसी लार्ज कंट्री को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करने के लिए ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी ज़रूरी है, राइट। इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया। अब इसको मतलब बहुत ही, अगर आप चाहते हो कि बहुत ही एफिशिएंटली एडमिनिस्टर हो, अच्छे से एडमिनिस्टर हो, तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी हमारे पास हो। इसीलिए हमने ब्रिटिशर्स मॉडल से सिविल सर्विसेज को अडॉप्ट किया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, गवर्नर सिस्टम का कॉन्सेप्ट और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी हमने ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस होके लिया है। जो सिंगल सिटीजनशिप, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा थोड़ी होता है कि हमारी राजस्थान की आइडेंटिटी अलग है, या फिर कोई महाराष्ट्र में रहता है तो महाराष्ट्रियन आइडेंटिटी अलग है। नहीं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर इंडियंस, राइट। तो हमारी सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे ये भी ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस थे। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे ली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा? ब्रिटिश पीरियड में ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये कॉलोनियल कंट्रोल के लिए थे, है ना। जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, इस टाइम पे ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे ब्रिटिशर्स ने डेवलप करे थे, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे कॉलोनियल कंट्रोल के लिए थे ये। बट अब इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 के साथ बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, तो इस इंडिपेंडेंट इंडिया में ये जो इंस्टीट्यूशंस बने ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बने, डेमोक्रेसी के लिए यूज़ किए गए, ठीक है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है कि ब्रिटिशर्स इसको कॉलोनियल कंट्रोल के लिए यूज़ लेते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पब्लिक वेलफेयर के लिए या डेमोक्रेसी के लिए लिए गए। अब इतनी सारी हमने चीज़ें देखी, इससे समझ आता है कि इसे एडॉप्शन कहते हैं इंस्टेड ऑफ इमिटेशन। हमने इसको पूरी तरह से इमिटेट नहीं करा, हमने उसको एडॉप्ट किया है, राइट। तो हमने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, सिंगल सिटीजनशिप जैसे आइडियाज़ हमने ब्रिटिशर्स से लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है इस वाले पॉइंट से। एग्ज़ाम्स में इंडिया क्या लिखोगे आप, या फिर क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है इससे कि इंडिया अडॉप्टेड इंस्टीट्यूशंस, इंडिया ने अडॉप्ट करे थे इंस्टीट्यूशंस, ना कि कॉलोनियल आइडियोलॉजी को हमने लिया, ठीक है। हमने इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट किया, हमने कॉलोनियल आइडियोलॉजी को नहीं लिया, क्योंकि हमारा तो मकसद पब्लिक वेलफेयर है, डेमोक्रेसी है। उनका क्या था? कॉलोनियल कंट्रोल था मेन जो रीज़न था, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ अब हम देखते हैं, जो सेकंड पिलर है इस टॉपिक का, कौन सा है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इनिशियली जो कांग्रेस की डिमांड थी वो इंडिपेंडेंस नहीं थी। बहुत स्टार्टिंग में कांग्रेस ये डिमांड नहीं करता था कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करती थी। तो इमेजिन करके चलोगे तो हर चीज़ बहुत इजीली याद होगी। इमेजिन करो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। इनिशियली उसका कांग्रेस का डिमांड ये नहीं होता है कि हमें इंडिपेंडेंस दो।
कांग्रेस डिमांड कर रही होती है उस टाइम पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाद में होम रूल मूवमेंट जो आया था उसने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को स्ट्रॉन्ग बनाया। क्या हुआ, जब एक होम रूल मूवमेंट हुआ था उसने जो सेल्फ गवर्नमेंट है, स्वराज, इसकी डिमांड को स्ट्रॉन्ग करा था। फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कोऑपरेशन, उसने बेसिकली इस जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उसका कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हुआ था इस पैक्ट की वजह से। कौन से पैक्ट की वजह से? लखनऊ पैक्ट। क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसमें कौन कौन सी दो पार्टी थी जिसका कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, चलो क्या समझ आया अभी तक? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आया। इसका इनिशियल जो डिमांड था वो इंडिपेंडेंस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था। फिर होम रूल मूवमेंट आया जिसकी वजह से सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड्स बढ़ी। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो कोऑपरेशन था वो स्ट्रेंथन हुआ। फिर एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था। कौन सा डॉक्यूमेंट है? नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके बारे में हम सब ने सुना है। ठीक है, ये इंडियंस द्वारा बनाया गया पहला कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल था। इंडियंस ने बनाया था ये सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल। कौन सा? नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही आई थी। फिर इसके बाद कौन सा था? कराची रिजोल्यूशन 1931, बहुत इम्पोर्टेंट बनी है। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स, लेबर राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जैसी चीज़ों की बात की गई। ठीक है, तो क्या है, नेहरू रिपोर्ट देखी, उसके बाद कराची रिजोल्यूशन आया 1931 में। आप लोग की डेट्स जब भी आप नोट्स बनाओ तो एक पेज पे ये सब नोट कर लिया कीजिए। लखनऊ पैक्ट 1916, नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची रिजोल्यूशन 1931। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान दीजिए, जो वैल्यूज़ बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के फॉर्म में दिखती है उनकी फाउंडेशनल जो नेशनल मूवमेंट के दौरान ही हो चुकी है। 1931 में हमारा जो इंडिपेंडेंस नेशनल मूवमेंट ही तो चल रहे थे, कराची रिजोल्यूशन उसी का तो एक पार्ट था। उसी में ही देखो हमने क्या देखा अभी, कराची रिजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, लेबर राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जैसी चीज़ों की बात की गई। तो सोचो 1931 में नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ही ऐसी चीज़ें की बात करनी शुरू हो गई थी, तभी ये आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी है। देखो एक मेमोरी ट्रिक है, अगर याद हो तो, नेहरू रिपोर्ट आती है पहले, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट आइडिया कराची रिजोल्यूशन देता है और फिर फंडामेंटल राइट्स का सीड्स, फंडामेंटल राइट्स का, लेबर राइट्स का, जेंडर इक्वालिटी का सीड कराची रिजोल्यूशन से आता है। आईएनसी देखो, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि आईएनसी आती है। ठीक है, उस टाइम पे उनका मेन एम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ना कि इंडिपेंडेंस। नेहरू रिपोर्ट आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल सबसे पहला वो था। फिर कराची रिजोल्यूशन आता है जो फंडामेंटल राइट्स, जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ों की बात करता है। और नेशनल मूवमेंट शेप्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ और हमेशा याद रखने की है, दैट ब्रिटिशर्स ने हमें इंस्टीट्यूशंस दिए और नेशनल मूवमेंट्स ने हमें वैल्यूज़ दिए। कौन कौन सी वैल्यूज़ अभी हमने देखा ना, फंडामेंटल राइट्स दिए, जेंडर इक्वालिटी दिए। तो ये जो लाइन है ना एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है कि एग्जामाइन दिस एंड ऑल, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। So, this was it for today's video.
आज हमने जितना पढ़ा है, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, मेक नोट्स एंड अंडरस्टैंड। आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the Political Sage and comment down your ideas on this topic. Jai Hind.